जय हिंद साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया है? आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया है? दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला है? 1972 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, उदंत मार्तंड। सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। दोस्तों, यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। याद रखेंगे, कोलकाता से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। याद रखेंगे, श्री जुगल किशोर इनके संपादक थे। अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? आपका सही उत्तर होगा ए, कामायनी। सही उत्तर होगा ए, कामायनी। दोस्तों, यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। याद रखेंगे, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है और यह प्रबंध काव्य है। याद रखेंगे, प्रबंध काव्य या महाकाव्य, इसको महाकाव्य भी कहते हैं या प्रबंध काव्य कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ नामक कृति निम्न में से किस रचनाकार की कृति? आपको बताना है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नामक कृति निम्न में से किस रचनाकार की है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद के कवि कहा जाता है। याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद छायावादी युगीन कवि हैं और यह छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। ये भी याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है? दोस्तों, आपको बताना है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, नंदुलाल वाजपेयी। दोस्तों, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन नंदुलाल वाजपेयी का है। याद रखें, किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बनाए गए वो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, पुष्पदंत। सही उत्तर क्या होगा? ए, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपका प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर क्या होगा? बी, भारतेंदु, जिनका पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया? दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। तो दोस्तों, किसने कहा है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? दोस्तों, आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को
प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। और किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि? तो महात्मा गांधी, ये भी याद रखें। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, रीतिकाल। सही उत्तर होगा ए, रीतिकाल। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने, याद रखेंगे, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। एक और प्रश्न बनेगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आपको बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, याद रखें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अमृत और विष किसकी रचना? आपको बताना है कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। दोस्तों एक और यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि बूंद और समुद्र किसकी रचना है? बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। यह भी इनकी श्रेष्ठ कृति है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, याद रखेंगे कि बूंद और समुद्र किसकी कृति है? अमृतलाल नागर की। हाँ, अमृत और विष किसकी है? अमृतलाल नागर की। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दोस्तों आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, विभावना अलंकार। दोस्तों जहाँ पर बिना किए हुए ही, जैसे बिना पैर के वो चल रहा है और बिना कान के ही सुन रहा है और बिना कर्म किए हुए ही वो कोई कार्य कर रहा है, तो इस तरह का अगर वाक्य या पंक्ति मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। यानी कि बिना किए हुए ही हमें फल की प्राप्ति हो रही है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, झुके कुल सौजल परसन हित मनहु सुहाय। तो दोस्तों आपको बताना है कि द्वितीय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। झुके कुल सौजल परसन ही मनहु सुहाय में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि पंक्ति में मनहु, मन, जेव, तेव इस तरह के शब्द आएंगे तो समझ जाएंगे कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में बताना है आपको कि कौन सा अलंकार है। पहला पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो दोस्तों जहाँ पर वर्ण बार बार रिपीट होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखेंगे। जहाँ पर वर्ण, देखिए पहला पंक्ति में त वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए पहला पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुगमुआ फिरा न मन का फेर, कर मन का डारी दे मन का फेर। दोस्तों आपको बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगर एक शब्द दो बार आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है, याद रखें। किसी भी पंक्ति में एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। एक मन का अर्थ है हृदय का मन मोती, और दूसरा का अर्थ है माला का मोती। दूसरा का अर्थ क्या है? माला का मोती। दूसरा मन का अर्थ क्या है? माला का मोती। और पहला मन का अर्थ क्या है? हृदय का मोती। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जिस काव्य पंक्ति में योजक चिन्ह होंगे, है ना, जिस काव्य पंक्ति में योजक चिन्ह होगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, याद रखिए। जिस काव्य पंक्ति में योजक चिन्ह रहेगा और सा से सी नहीं रहेगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और जहाँ पर पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा से सी रहेगा वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। आपका सही उत्तर होगा बी, रूपक। सही उत्तर क्या होगा? बी, रूपक। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। आपको बताना है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में
कब मान्यता मिली? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसको आप लोग याद करें, कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, यानी कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। सही उत्तर होगा बी लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार है और इनकी एकमात्र कृति है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या नाम है उसका? प्रेम सागर। याद रखेंगे, प्रेम सागर इनकी बहुत ही चर्चित कृति है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन छायावाद के प्रवर्तक है। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? डी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार ये एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप लोग धैर्य से वीडियो को देखिए और इसको अपने कॉपी पर नोट करिए। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। जो दोस्तों आपको बताना है कि प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। आपका सही उत्तर क्या होगा? सी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास है और इस उपन्यास को पूरा किसने किया है? तो इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। याद रखेंगे, अमृत राय ने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया है प्रेमचंद के मरने के पश्चात। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। आपका सही उत्तर क्या होगा? डी जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। याद रखेंगे, कभी कभी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है। तो जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी दो और कृति महत्वपूर्ण है, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। दोस्तों इसी कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। आपको बताना है कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरापा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सरापा। हिंदी के पहला कवि किसे माना है? राहुल संकृत्यायन ने सरापा को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता है, आपको बताना है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा सी श्रौपा। दोहा कोश का रचयिता कौन है दोस्तों? श्रौपा है। अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर के रचयिता है, दोस्तों आपको बताना है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा सी अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार है, दोस्तों आपको बताना है कि हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए सुदर्शन। सही उत्तर क्या होगा? ए सुदर्शन। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन तोड़ती पत्थर कविता के कवि है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर के कवि है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। आपका सही उत्तर होगा डी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रेमचंद की रचना नहीं है। दोस्तों प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखेंगे। प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रतिध्वनि प्रेमचंद की रचनाएं नहीं है। प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, आपको बताना है दोस्तों कि हार की जीत कहानी के कहानी कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी सुदर्शन। हार की जीत कहानी का कहानीकार सुदर्शन है। अगला प्रश्न है पुरस्कार कहानी के कहानीकार हैं, दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन पुरस्कार कहानी के कहानीकार है। आपका सही उत्तर होगा बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आपका सही उत्तर होगा सी शरणागत। शरणागत जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। दोस्तों शरणागत अमरकांत की कहानी है, याद रखें। शरणागत अमरकांत की कहानी है। अगला प्रश्न है पत्नी कहानी के कहानीकार है, आपको बताना है कि इनमें से कौन पत्नी कहानी के कहानीकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार पत्नी कहानी के कहानीकार हैं। जैनेन्द्र कुमार पत्नी कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। सही उत्तर होगा बी ईदगाह। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की है। दोस्तों डिप्टी साहब और पिंजरे की उड़ान, यह यशपाल की कहानी है, याद रखेंगे। डिप्टी साहब और पिंजरे की उड़ान यशपाल की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि दोपहर भोजन का कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अमरकांत। अमरकांत दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह के रचनाकार। दोस्तों आपको बताना है कि धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मुक्तिबोध का है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मुक्तिबोध का है। आपका सही उत्तर होगा ए काठ का सपना। काठ का सपना मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। दोस्तों खेल खिलौने यह राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह। खेल खिलौने राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह। जानवर और जानवर एक और जिंदगी दोनों मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। जानवर और जानवर एक और जिंदगी मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ए विश्वम्भर नाथ शर्मा। विश्वम्भर नाथ शर्मा रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार है। विश्वम्भर नाथ शर्मा रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है खालिक बारी किसकी रचना है। आपको बताना है कि खालिक बारी इनमें से किसकी रचना है। सही उत्तर होगा सी खुसरो। दोस्तों खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है जूही की कली कविता के कवि है। आपको बताना है इनमें से कौन जूही की कली कविता के कवि है।
दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली कविता के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली कविता के कवि है। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हलावाद के प्रवर्तक का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन हलावाद के प्रवर्तक है। आपका सही उत्तर होगा डी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक है। मधुशाला और निशा निमंत्रण इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। मधुशाला और निशा निमंत्रण इनकी महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा ए विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार है। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार है। अगला प्रश्न अरे यायावर याद रहेगा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों आपको बताना है कि अरे यायावर याद रहेगा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी राहुल संकीर्त्यायन। अरे यायावर याद रहेगा राहुल संकीर्त्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। आपका सही उत्तर होगा सी ललित ललाम। दोस्तों ललित ललाम केशव दास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया यह केशव दास की रचना है, किंतु ललित ललाम केशव दास की रचना नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपको बताना है दोस्तों कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपका सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन इंदु पत्रिका के संपादक है। आपका सही उत्तर होगा ए अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त इंदु पत्रिका के संपादक है। दोस्तों अंबिका प्रसाद गुप्त इंदु पत्रिका के संपादक है। अगला प्रश्न है बिहारी किस धारा के कवि है। दोस्तों आपको बताना है कि बिहारी किस धारा के कवि है। आपका सही उत्तर होगा ए रीतिसिद्ध। बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि है। बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि है। दोस्तों अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। आपको बताना दोस्तों कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। आपका सही उत्तर होगा ए यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहनों और मित्रों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।